मुंबई की उस तूफानी रात में सिंघानिया मेंशन किसी अभेद्य किले जैसा खड़ा था, जिसकी ऊंची दीवारों से टकराती बारिश की बूंदें एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थीं। आन्या ने अपने कमरे के विशाल आईने के सामने खड़े होकर अपनी लाल कांजीवरम साड़ी के पल्लू को आखिरी बार ठीक किया, जो रोहन का पसंदीदा रंग था। आज उनकी शादी की 3री सालगिरह थी और उसने इस दिन को खास बनाने के लिए पिछले 1 महीने से तैयारियां की थीं, ताकि उनके रिश्ते में आई हालिया खटास को मिठास में बदला जा सके। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी और होंठों पर एक घबराहट भरी मुस्कान, जो यह सोचकर और भी गहरी हो गई कि आज रात सब कुछ बदल जाएगा और उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आन्या ने अपनी कलाई में पहनी हीरे की चूड़ियों को देखा, जो उसे उसकी सास सविता देवी ने शादी के दिन दी थीं, और कहा था कि यह सिंघानिया परिवार की बहू की जिम्मेदारी और मान मर्यादा का प्रतीक है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने के बावजूद वह मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने की बहू बनेगी। उसने रोहन के लिए अपना करियर, अपने सपने और अपनी पहचान सब कुछ त्याग दिया था, केवल एक आदर्श पत्नी और बहू बनने के लिए। वह रसोई में घंटों बिताती, रोहन की पसंद का खाना बनाती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती, यह उम्मीद करते हुए कि उसका समर्पण एक दिन रोहन के दिल को पूरी तरह जीत लेगा। नीचे हॉल में सन्नाटा था, क्योंकि पार्टी शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था और नौकर चाकर अंतिम तैयारियों में व्यस्त थे, जिससे आन्या को रोहन से एकांत में मिलने का मौका मिल गया। वह अपने हाथों में रोहन के लिए खरीदी गई विशेष घड़ी का उपहार थामे सीढ़ियों की ओर बढ़ी, जो सीधे उनके निजी बेडरूम की ओर जाती थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी की पहली रात को थीं। लेकिन आज उस घबराहट में एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान और तनाव के कारण है, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से लगातार कांप रहा था, जिसे वह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वह गलियारे के अंत में स्थित अपने बेडरूम के पास पहुंची, उसे अंदर से आती हुई दबी दबी हंसी और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दीं, जिसने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। वह आवाज रोहन की थी, लेकिन वह किसी से बात कर रहा था, और उसका स्वर इतना नरम और रोमांटिक था जितना आन्या ने पिछले 1 साल में कभी नहीं सुना था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद रोहन भी उसे सरप्राइज देने के लिए कोई तैयारी कर रहा है और किसी से फोन पर बात कर रहा है। लेकिन तभी एक महिला की खिलखिलाती हुई हंसी गूंजी, एक ऐसी हंसी जिसे आन्या बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और जिसे सुनकर उसका खून जम गया। वह हंसी किसी और की नहीं बल्कि प्रिया की थी, जो रोहन की मोहबोली बहन और आन्या की तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती थी, जिसे उसने हमेशा अपनी सगी बहन की तरह माना था। आन्या के हाथ कांपने लगे और उपहार का डिब्बा उसकी पकड़ से फिसलने ही वाला था कि उसने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो वह उसकी टूटती हुई दुनिया का आखिरी सहारा हो। उसने कांपते हुए हाथ से दरवाजे के हैंडल को धीरे से घुमाया, यह प्रार्थना करते हुए कि जो वह सोच रही है वह गलत हो, कि यह सब सिर्फ उसका वहम हो। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया और सामने का दृश्य देखकर आन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर प्रहार किया हो। कमरे के बीचों बीच लगे विशाल बिस्तर पर रोहन और प्रिया बेहद आपत्तिजनक स्थिति में थे। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और दुनिया से बेखबर थे। आन्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके कानों में एक तेज सीटी बजने लगी, जिससे बाकी सारी आवाजें धुंधली पड़ गईं। जिस बिस्तर को वह अपने और रोहन के पवित्र रिश्ते का मंदिर मानती थी, आज वही बिस्तर उसकी सबसे बड़ी हार और अपमान का गवाह बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने के बजाय सूख गए थे, क्योंकि जो दर्द उसे महसूस हो रहा था वह आंसुओं के जरिए बाहर आने के लिए बहुत गहरा और विनाशकारी था। प्रिया ने सबसे पहले दरवाजे पर खड़ी आन्या की परछाई को देखा और नाटकीय ढंग से चीख पड़ी।
जिससे रोहन भी हड़बड़ाकर उससे अलग हो गया। रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन जैसे ही उसने आन्या के चेहरे पर वह भावशून्य अभिव्यक्ति देखी, उसकी घबराहट एक अजीब सी बेशर्मी और अहंकार में बदल गई। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए ऐसे देखा जैसे आन्या ने कमरे में आकर कोई अपराध कर दिया हो, न कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया हो। कमरे की हवा में इत्र और विश्वासघात की गंध मिली हुई थी, जो आन्या का दम घोंट रही थी और उसे उल्टी जैसा महसूस करा रही थी। आन्या की जुबान तालू से चिपक गई थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, उनसे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। प्रिया ने तुरंत अपने बिखरे बालों को ठीक किया और अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू भरते हुए बिस्तर से नीचे उतरी, जैसे वह खुद पीड़िता हो। उसने आन्या की ओर कदम बढ़ाते हुए कांपती हुई आवाज में कहा कि दीदी, आप गलत समझ रही हैं। यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। लेकिन उसकी आंखों में छिपी चमक और उसके चेहरे पर रेंगती हुई एक कुटिल मुस्कान ने आन्या को बता दिया कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, एक लंबा खेल जो उसकी पीठ पीछे खेला जा रहा था। रोहन ने गुस्से में अपनी शर्ट ठीक की और आन्या की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया कि तुम हमेशा बिना नॉक किए अंदर क्यों चली आती हो? तुम्हें निजता का कोई सम्मान नहीं है क्या? यह वाक्य आन्या के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपनी शादी की धज्जियां उड़ाई थीं, वह उसे शिष्टाचार और निजता का पाठ पढ़ा रहा था। आन्या ने पहली बार अपनी नजरें उठाईं और रोहन की आंखों में देखा, जहां उसे प्यार या पछतावे का कोई नामोनिशान नहीं मिला, बल्कि वहां सिर्फ नफरत और तिरस्कार था। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह आदमी जिसे वह 3 साल से पूज रही थी, वह वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। वह सिर्फ उसके दिमाग की एक कल्पना थी। तभी कमरे के बाहर गलियारे में तेज कदमों की आहट सुनाई दी और अगले ही पल आन्या की सास सविता देवी दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुईं। उन्होंने कमरे का नजारा देखा, बिखरा हुआ बिस्तर, रोहन की अस्त व्यस्त हालत और आन्या के हाथ में उपहार का डिब्बा, और तुरंत स्थिति को भांप लिया। किसी भी सामान्य मां की तरह अपने बेटे को डांटने या शर्मिंदा होने के बजाय उन्होंने आन्या की ओर एक तीखी नजर डाली, जिसमें आरोप और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह प्रिया के पास गईं और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे आन्या के क्रोध से बचाने की कोशिश कर रही हों, जो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। सविता देवी ने अपनी कड़क आवाज में कहा कि आन्या, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम यहाँ तमाशा खड़ा कर रही हो। क्या तुम्हें खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? आन्या अविश्वास से अपनी सास को देखने लगी, यह सोचकर कि क्या इस घर में नैतिकता और सही गलत की कोई परिभाषा बची भी है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मर्द तो मर्द होते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक समझदार पत्नी वही होती है जो इन बातों को घर की चारदीवारी के भीतर दबा दे और अपने पति को खुश रखे। यह सुनकर आन्या के अंदर कुछ टूट गया। वह अदृश्य धागा जो उसे इस परिवार और इन झूठे रिश्तों से बांधे हुए था, वह हमेशा के लिए टूट गया। प्रिया ने सविता देवी के कंधे पर सिर रखकर सुबकना शुरू कर दिया और कहा कि मां जी, मैं तो बस भैया को उनकी शर्ट पसंद करवाने आई थी, लेकिन दीदी ने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। प्रिया का यह झूठ इतना सफेद और बेतुका था कि किसी अंधे को भी दिखाई दे जाए, लेकिन सविता देवी और रोहन ने इसे सच मानकर सिर हिलाया। वे तीनों एक तरफ खड़े थे, एक संयुक्त मोर्चा बनाए हुए, और आन्या दूसरी तरफ अकेली खड़ी थी, जो अब तक उनकी रची हुई दुनिया का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। आन्या को महसूस हुआ कि वह इस कमरे में, इस घर में और इन लोगों की जिंदगी में एक अवांछित घुसपैठिया है, जिसे वे बर्दाश्त कर रहे थे। आन्या ने एक गहरी सांस ली, जिसने उसके फेफड़ों में जमी हुई घुटन को थोड़ा कम किया, और उसने अपनी रीढ़ को सीधा किया, जो अब तक बोझ के नीचे झुकी हुई थी। उसने हाथ में पकड़े हुए उपहार के डिब्बे को पास की मेज पर रख दिया। न तो उसने उसे फेंका और न ही तोड़ा।
क्योंकि वह अपना स्तर उनकी तरह नीचे नहीं गिराना चाहती थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ठंडी आग थी जिसे देखकर रोहन के अंदर का अहंकार भी एक पल के लिए डगमगा गया। उसने महसूस किया कि वह पुरानी आन्या, जो हर बात पर माफी मांगती थी और सबकी खुशी के लिए झुकती थी, वह इसी कमरे में मर चुकी है। उसने बहुत ही शांत और स्थिर स्वर में कहा, जो कमरे के शोर को चीरता हुआ सन्नाटा ले आया, कि मुझे लगता है अब इस नाटक को और आगे खींचने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन ने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन आन्या ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह सीधे अपनी अलमारी की ओर गई, जहां उसने अपनी फाइल के नीचे कुछ कागजात बहुत संभाल कर रखे थे, जिन्हें उसने कुछ महीने पहले ही अपनी वकील सहेली से तैयार करवाया था। उसे शायद अवचेतन मन में हमेशा से पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन उसका चेतन मन इसे स्वीकार करने से डरता रहा था। लेकिन आज वह डर खत्म हो गया था। आन्या ने वे कागजात निकाले और उन्हें मेज पर पटक दिया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में तलाकनामा लिखा हुआ था, जिसे देखकर कमरे में मौजूद तीनों लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उसने रोहन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारे नाम या तुम्हारी झूठी शान के लिए नहीं रोऊंगी। मुझे बस मेरी आजादी चाहिए। रोहन हंसा, एक खोखली और घबराई हुई हंसी, और बोला कि तुम मुझे तलाक दोगी? तुम हो कौन मेरे बिना? एक मामूली सी लड़की जिसे मैंने सड़क से उठाकर महलों में रखा। उसके शब्दों में इतना जहर था कि वह किसी को भी मार सकता था। लेकिन आन्या पर अब इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वह एंटीडोट ले चुकी थी। आन्या ने अपनी उंगली से वह भारी हीरे की अंगूठी निकाली जो रोहन ने उसे सगाई में दी थी और उसे तलाक के कागजों के ऊपर रख दिया। उसने कहा कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे पैसों और तुम्हारे सरनेम से है रोहन, लेकिन मेरी पहचान मेरे आत्मसम्मान से है, जिसे तुमने आज तक कुचलने की कोशिश की। उसने प्रिया की ओर देखा, जो अब अपनी सुबकियों को रोककर उसे आश्चर्य से देख रही थी, और कहा कि तुम्हें यह सब मुबारक हो प्रिया, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, दोनों ही खोखले और बिकाऊ। आन्या ने महसूस किया कि जैसे उसके कंधों से कई टन का वजन उतर गया हो। वह अब खुद को हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रही थी। सविता देवी ने चिल्लाते हुए कहा कि खबरदार, जो तुमने इस घर की दहलीज पार की, अगर तुम आज गई तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आन्या ने मुड़कर अपनी सास को देखा और एक उदास मुस्कान के साथ कहा कि मांझी, यह घर नहीं, यह एक सोने का पिंजरा है, और आज मैं खुद को रिहा कर रही हूं। उसने अपनी अलमारी से कोई कपड़े नहीं निकाले, कोई जेवर नहीं लिया, यहां तक कि अपना फोन भी वहीं छोड़ दिया जो रोहन ने उसे दिया था। वह सिर्फ उन्हीं कपड़ों में बाहर जाने के लिए तैयार थी जो उसने पहने हुए थे, क्योंकि वह इस घर की एक भी चीज अपने साथ ले जाकर अपने भविष्य को दूषित नहीं करना चाहती थी। वह कमरे से बाहर निकली और गलियारे से होती हुई सीढ़ियों की ओर बढ़ी, जहां अब पार्टी की हल्की सजावट की रोशनी जल चुकी थी, जो उसके अंधेरे जीवन का मजाक उड़ा रही थी। नौकरों ने उसे इस तरह खाली हाथ और तेजी से नीचे आते देखा तो वे काम छोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आन्या का सिर ऊंचा था, उसकी चाल में एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, जैसे वह किसी युद्ध के मैदान में जा रही हो। हर सीढ़ी उतरते हुए उसे अपनी शादी का एक एक साल याद आ रहा था, और हर कदम के साथ वह उन यादों को पीछे छोड़ रही थी। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंची तो बाहर बारिश और भी तेज हो चुकी थी। हवा के झोंके अंदर तक आ रहे थे और उसके चेहरे को भिगो रहे थे। पीछे से रोहन की आवाज आई, जो सीढ़ियों के ऊपर से चिल्ला रहा था कि जाओ, चली जाओ, देखूंगा 2 दिन में कैसे नाक रगड़ते हुए वापस नहीं आती। आन्या ने एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़ने का सोचा, उसे जवाब देने का सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि वह उसके शब्दों की भी हकदार नहीं है। उसने लोहे का भारी गेट खोला और अंधेरी रात में कदम रख दिया, जहां बारिश उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी।
जैसे प्रकृति उसके आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रही हो। सड़क पर पानी भरा हुआ था और ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसके अंदर जल रही अपमान की आग उसे ठंड का एहसास नहीं होने दे रही थी। वह बिना किसी दिशा के चलती रही, बस उस घर से, उस नाम से और उस पहचान से दूर जाना चाहती थी जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया था। उसने कसम खाई कि वह रोएगी नहीं, वह कमजोर नहीं पड़ेगी, वह इस दुनिया को दिखाएगी कि आन्या कौन है। बारिश के पानी में उसका मेकअप धुल गया, उसके बाल बिखर गए, लेकिन उसकी आत्मा आज पहली बार साफ और निखरी हुई महसूस हो रही थी। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और एक काले रंग की लंबी कार उसके सामने आकर रुक गई, जिसके टायरों ने पानी को उड़ा दिया। आन्या ने अपनी आंखों को हाथों से ढका, यह देखने की कोशिश करते हुए कि इस सुनसान और तूफानी रात में कौन उसका रास्ता रोक रहा है। कार का पिछला दरवाजा खुला और एक लंबा चौड़ा साया बाहर निकला, जिसके हाथ में एक काला छाता था, जो उसने बारिश से बचने के लिए नहीं, बल्कि आन्या को बचाने के लिए खोला था। वह व्यक्ति धीरे धीरे आन्या की ओर बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक ऐसी सत्ता और ताकत थी जो रोहन में कभी नहीं थी। उस व्यक्ति का चेहरा अंधेरे में पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बिजली की तरह तेज थी, जो सीधे आन्या की रूह में उतर रही थी। आन्या के कदम लड़खड़ाए। थकान और मानसिक तनाव के कारण उसे चक्कर आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, उस अजनबी ने उसे मजबूत हाथों से थाम लिया। उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आश्वासन और सुरक्षा थी जिसकी आन्या को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने बेहोश होने से ठीक पहले उस व्यक्ति के सूट पर लगा हुआ ब्रोच देखा, जिस पर सिंघानिया घराने का शाही निशान बना हुआ था, लेकिन वह रोहन का निशान नहीं था। आन्या की पलकें जब खुलीं, तो उसे अपनी आंखों के सामने एक अनजान छत दिखाई दी, जो गहरे स्लेटी रंग की थी और उस पर एक महंगा झूमर लगा हुआ था, जिसकी रोशनी बहुत ही मध्यम और शांत थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसका सिर अभी भी भारी था और शरीर में कल रात की बारिश की ठंडक बसी हुई थी। वह जिस बिस्तर पर लेटी थी, वह मखमल का बना था और इतना नरम था कि उसे लगा जैसे वह बादलों पर लेटी हो। लेकिन यह वह बिस्तर नहीं था जिसे वह जानती थी। कमरे की हवा में चंदन और महंगी सिगार की एक मिलीजुली खुशबू थी, जो बहुत ही पौरुषपूर्ण और प्रभावशाली थी, जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वह एक विशाल बेडरूम में है, जिसकी दीवारें कांच की बनी थीं और बाहर मुंबई का समुद्र और क्षितिज साफ दिखाई दे रहा था। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घर नहीं है, बल्कि शहर की किसी सबसे ऊंची इमारत का पेंट हाउस है, जहां से पूरी दुनिया छोटी नजर आती है। उसने देखा कि उसके गीले कपड़े बदल दिए गए थे और अब वह एक रेशमी बागे में थी, जिसने उसे एक पल के लिए असहज कर दिया। लेकिन उसने खुद को शांत किया। मेज पर एक गिलास पानी और कुछ दवाइयां रखी थीं, जिससे पता चलता था कि कोई उसकी बहुत बारीकी से देखभाल कर रहा था। तभी कमरे का भारी दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला और एक लंबा साया अंदर दाखिल हुआ, जिसके कदमों की आहट कालीन पर दब गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वह वही व्यक्ति था जिसने कल रात उसे बारिश में गिरने से बचाया था, लेकिन अब उजाले में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वह सांस रोक देने वाला था। वह लगभग 35 साल का था, जिसके चेहरे पर एक गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति थी, जैसे उसने अपनी भावनाओं को लोहे के बक्से में बंद कर रखा हो। उसने एक गहरा नीला सूट पहना हुआ था जो उसके गठे हुए शरीर पर एकदम सही बैठ रहा था, और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी डूब सकता था। आन्या बिस्तर पर उठकर बैठ गई और अपनी चादर को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में हजारों सवाल थे जो बाहर आने के लिए तड़प रहे थे। उस व्यक्ति ने आन्या को होश में देखकर अपनी चाल धीमी कर दी
और कमरे के बीच में लगी एक कुर्सी पर बहुत ही शाही अंदाज में बैठ गया, जैसे वह किसी सिंहासन पर बैठा हो। उसने आन्या की आंखों में देखा और एक भारी गंभीर आवाज में पूछा कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? उसकी आवाज में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक तथ्यात्मक पूछताछ थी, जैसे कोई सीईओ अपनी फाइल की स्थिति पूछ रहा हो। आन्या ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उस व्यक्ति के होंठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी मुस्कान आई, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, और उसने कहा कि मुझे लगा तुम अपने परिवार के इतिहास को बेहतर जानती हो। उसने बताया कि मेरा नाम कबीर सिंघानिया है और मैं रोहन का चाचा हूँ, जो पिछले 15 सालों से विदेश में रहकर सिंघानिया साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कबीर का नाम सुनते ही आन्या के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह वह नाम था जिसका जिक्र घर में हमेशा दबी आवाज और डर के साथ किया जाता था। कबीर सिंघानिया को परिवार का काला भेड़िया माना जाता था, जिसने अपनी मेहनत और क्रूर व्यापारिक नीतियों से सिंघानिया ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति बना दिया था, जबकि बाकी परिवार सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। आन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस व्यक्ति के सामने बैठी है जिसे देखने के लिए बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति तरसते हैं। कबीर ने मेज से एक फाइल उठाई और उसे आन्या की ओर बढ़ाते हुए कहा कि मुझे पता है कल रात क्या हुआ था। मेरे आदमियों की नज़र हर जगह होती है। उसने कहा कि रोहन एक मूर्ख है जिसने हीरे को फेंककर पत्थर को चुन लिया, लेकिन मैं व्यापार में नुकसान पसंद नहीं करता। आन्या ने फाइल की ओर देखा, लेकिन उसे नहीं उठाया। उसका आत्मसम्मान उसे किसी भी तरह की मदद या दया लेने से रोक रहा था, भले ही वह कबीर सिंघानिया ही क्यों न हो। उसने कड़क आवाज में कहा कि मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, मिस्टर सिंघानिया। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ और मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। कबीर हंसा, एक सूखी और व्यंग्यात्मक हंसी, और बोला कि हमदर्दी कमजोरों के लिए होती है, आन्या, और मैं कमजोरों पर निवेश नहीं करता। उसने कहा कि मैं तुम्हें मदद नहीं, बल्कि एक सौदा दे रहा हूं, एक ऐसा सौदा जो हम दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। कबीर ने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की ओर देखा और कहा कि रोहन की हरकतों और उसकी अयोग्यता की वजह से कंपनी के शेयरों में गिरावट आ रही है और बोर्ड के सदस्य असंतुष्ट हैं। मुझे अपनी स्थिति मजबूत करने और परिवार पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए एक पत्नी की जरूरत है। एक ऐसी पत्नी जो समझदार हो, वफादार हो और जो इस खेल को समझ सके। उसने मुड़कर आन्या की ओर देखा और कहा कि और तुम्हें बदला चाहिए। तुम्हें वह शक्ति चाहिए जिससे तुम रोहन और उसकी उस प्रेमिका को उनकी सही जगह दिखा सको। मेरे पास वह शक्ति है और तुम्हारे पास वह वजह है। हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। आन्या सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। वह अपने पति के चाचा से शादी करने की बात कैसे सोच सकती थी? यह समाज की नज़र में एक पाप जैसा था। उसने कहा कि यह पागलपन है। मैं अभी अभी एक शादी से टूटी हूँ और आप मुझे दूसरी शादी के लिए कह रहे हैं, वह भी रोहन के चाचा से। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि समाज क्या कहेगा इसकी चिंता वे लोग करते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं होती। हम नियम बनाते हैं, उनका पालन नहीं करते। उसने कहा कि सोचो आन्या, जिस दिन तुम मिसेज कबीर सिंघानिया बनकर उस घर में कदम रखोगी, रोहन और प्रिया को तुम्हारे पैर छूने होंगे। तुम उनकी चाची होगी। उनका भाग्य तुम्हारे हाथ में होगा। कबीर के शब्दों ने आन्या के दिमाग में एक ऐसा चित्र बना दिया जिसे वह चाहकर भी मिटा नहीं पा रही थी। रोहन का झुका हुआ सिर और प्रिया का ईर्ष्या से जलता हुआ चेहरा। उसने महसूस किया कि कबीर सही कह रहा है। एक अकेली तलाकशुदा औरत के रूप में वह रोहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन कबीर की पत्नी के रूप में वह उसे बर्बाद कर सकती है। कबीर ने फाइल खोली और कहा कि यह एक अनुबंध विवाह होगा, 2 साल के लिए। इसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा,
सिर्फ एक साझेदारी होगी। अगर तुम चाहो तो अभी यहाँ से जा सकती हो और अपनी पुरानी जिंदगी में संघर्ष कर सकती हो, या फिर इस कागज पर दस्तखत करके रानी बन सकती हो। आन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ नैतिकता और संघर्ष, दूसरी तरफ बदला और शक्ति। उसे कल रात का वह पल याद आया जब रोहन ने उसे घर से निकाला था और प्रिया उसकी बेबसी पर हंसी थी। उस याद ने उसके अंदर की झिझक को जलाकर राख कर दिया। उसने कबीर की आंखों में देखा, जहां उसे कोई छल नहीं बल्कि एक स्पष्ट और क्रूर ईमानदारी दिखाई दी, जो रोहन के झूठे प्यार से कहीं बेहतर थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फाइल को अपने हाथ में लेते हुए उसने महसूस किया कि वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा गिरवी रख रही है। उसने अनुबंध को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हर शर्त साफ साफ लिखी थी। उसे कबीर की पत्नी के रूप में हर सामाजिक कार्यक्रम में जाना होगा और कबीर उसे रोहन के खिलाफ हर संसाधन देगा। कबीर चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसकी निगाहें आन्या के चेहरे के हर भाव को पढ़ रही थीं, यह परखने के लिए कि क्या उसने सही मोहरे का चुनाव किया है। आन्या ने देखा कि अनुबंध में उसके भविष्य की सुरक्षा और एक बड़ी रकम का भी जिक्र था जो तलाक के बाद उसे मिलेगी। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक युद्ध की घोषणा थी। और आन्या अब एक सिपाही नहीं बल्कि सेनापति बनने जा रही थी। उसने मेज पर रखा पेन उठाया। उसका हाथ अब नहीं कांप रहा था, क्योंकि उसका उद्देश्य अब साफ हो चुका था। प्रतिशोध की आग ने उसके डर को खत्म कर दिया था। उसने कबीर से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि मैं यह कर पाऊंगी? क्या आपको नहीं लगता कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? कबीर उसके पास आया और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि मैंने कल रात तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग देखी थी। मुझे यकीन है कि तुम सिंघानिया परिवार की सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनोगी। बस तुम्हें सही मंच की जरूरत थी, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आन्या ने कागज पर पेन टिकाया और तेजी से अपने हस्ताक्षर कर दिए। स्याही के कागज पर चलने की आवाज कमरे के सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दी। जैसे ही उसने पेन नीचे रखा, उसे लगा कि पुरानी आन्या मर चुकी है और एक नई आन्या का जन्म हुआ है, जिसका दिल पत्थर का है। कबीर ने फाइल उठाई और संतोष की एक झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी। उसने अपना हाथ आन्या की ओर बढ़ाया। आन्या ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दिया। उसकी हथेलियां सख्त और गर्म थीं। एक ऐसा स्पर्श जो एक समझौते की मुहर था। कबीर ने कहा कि स्वागत है मिसेज सिंघानिया। आज से तुम्हारी लड़ाई मेरी है और मेरी ताकत तुम्हारी है। उसने अपनी जेब से एक काला क्रेडिट कार्ड और एक नया फोन निकालकर मेज पर रखा और कहा कि अपने लिए जो चाहे खरीद लेना। कल हम मंदिर में शादी करेंगे और परसों रिसेप्शन होगा। आन्या हैरान रह गई कि कबीर ने सब कुछ इतनी जल्दी योजनाबद्ध कर लिया था, जैसे उसे पता था कि आन्या कभी ना नहीं कहेगी। कबीर ने कहा कि आराम करो, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है, और मुड़कर दरवाजे की ओर चल दिया। जब कबीर कमरे से बाहर चला गया तो आन्या बिस्तर से उठी और कांच की दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से शहर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। उसने अपने प्रतिबिंब को कांच में देखा। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक शिकारी जैसी चमक थी। उसने कबीर के दिए फोन को उठाया और उसमें रोहन और प्रिया की एक पुरानी तस्वीर देखी जो सोशल मीडिया पर अभी भी मौजूद थी। उसने धीरे से कहा कि तैयार हो जाओ रोहन, क्योंकि जो तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस दिन आन्या ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने अपने लिए नए कपड़े मंगवाए जो उसके पुराने सादे कपड़ों से बिल्कुल अलग थे, महंगे, स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरे हुए। उसने अपनी वकीलों से बात की और रोहन को तलाक के कागजात भिजवा दिए, बिना किसी मांग के, ताकि रोहन को लगे कि वह हार मान चुकी है। यह उसकी पहली चाल थी, दुश्मन को यह विश्वास दिलाना कि वह कमजोर है, ताकि जब वह हमला करे तो उन्हें संभलने का मौका न मिले।
शाम ढलते ढलते आन्या तैयार थी, न केवल शादी के लिए बल्कि उस युद्ध के लिए जो अब शुरू होने वाला था। रात को जब वह सोने के लिए लेटी तो उसे नींद नहीं आई। वह बस छत को घूर रही थी और अपने आने वाले कल की कल्पना कर रही थी। कबीर सिंघानिया एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था, अब उसका पति बनने वाला था। यह विचार उसे डरा भी रहा था और रोमांचित भी कर रहा था। उसे पता था कि यह रास्ता कांटों भरा है और एक छोटी सी गलती उसे बर्बाद कर सकती है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया कि वह कभी किसी के आगे नहीं झुकेगी, न रोहन के आगे और न ही कबीर के आगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही आन्या उठ गई। उसने स्नान किया और एक लाल रंग की साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी जो कबीर ने भिजवाई थी। वह जानती थी कि आज उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो इतिहास लिखेगा। जब वह कमरे से बाहर निकली तो कबीर हॉल में उसका इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। बिना कोई शब्द बोले उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ चले, जहां पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकने वाली थी। सिंघानिया मेंशन। आज रात रोशनी से इस कदर नहाया हुआ था कि रात का अंधेरा भी शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि आज रोहन और प्रिया की सगाई का जश्न मनाया जा रहा था। पूरे बगीचे को विदेशी फूलों और क्रिस्टल के झूमरों से सजाया गया था, जो परिवार की दौलत और शानो शौकत का चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे। शहर के सबसे महंगे कैटरर्स और संगीतकारों को बुलाया गया था ताकि मेहमानों को किसी भी तरह की कमी महसूस न हो और यह साबित किया जा सके कि आन्या के जाने से इस घर की खुशियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हर तरफ हंसी, ठिठोली और शैंपेन के गिलासों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन इस शोर के पीछे एक अजीब सा खोखलापन छिपा था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। मेहमानों में मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और फिल्म सितारे शामिल थे, जो हाथ में ड्रिंक्स लिए एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे और नई गॉसिप का मजा ले रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर रोहन ने अपनी सीधी सादी पत्नी को इतनी जल्दी तलाक देकर अपनी मुंहबोली बहन से सगाई क्यों कर ली। 19 के लिए सविता देवी रेशमी साड़ी और भारी गहनों से लदी हुई मेहमानों के बीच घूम घूम कर सफाई दे रही थीं कि कैसे आन्या उनके बेटे के लायक नहीं थी और प्रिया ही इस खानदान की असली वारिस बनने के योग्य है। उनका चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो उन्होंने किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया हो और अब उनका साम्राज्य सुरक्षित हो। प्रिया आज 7वें आसमान पर थी। उसने एक बहुत ही महंगा और भारी डिजाइनर लहंगा पहना था, जो उसने आन्या के उस क्रेडिट कार्ड से खरीदा था जिसे रोहन ने ब्लॉक नहीं किया था। वह रोहन की बाहों में बाहें डालकर ऐसे चल रही थी जैसे वह इस महल की इकलौती रानी हो और हर आने जाने वाले को अपनी अंगूठी दिखा रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वह प्यार की नहीं बल्कि उस जीत की थी जो उसने छल और कपट से हासिल की थी। अचानक मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई और सुरक्षाकर्मियों के वॉकी टॉकी पर तेजी से संदेश गूंजने लगे, जिससे वहां मौजूद संगीत का शोर थोड़ा कम हो गया। मेहमानों ने मुड़कर देखा कि एक के बाद एक 5 काली लग्जरी कारों का काफिला मेंशन के पोर्च में दाखिल हुआ, जिनके बोनट पर सिंघानिया ग्रुप का फ्लैग लगा हुआ था। बीच वाली कार एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस फैंटम थी, जिसे देखकर सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि यह मॉडल पूरे भारत में केवल गिने चुने लोगों के पास था। माहौल में अचानक तनाव फैल गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि ऐसी ग्रैंड एंट्री केवल एक ही शख्स की हो सकती है, जिसका नाम लोग डर और सम्मान से लेते थे। ड्राइवर ने दौड़कर रोल्स रॉयस का पिछला दरवाजा खोला और वहां से एक चमकदार काले जूते ने जमीन पर कदम रखा, जिसके बाद कबीर सिंघानिया बाहर निकला। उसने एक शानदार टक्सीडो पहना था, जो उसकी प्रभावशाली और डराने वाली शख्सियत को और भी उभार रहा था, और उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था
जिसके सामने राजा भी झुक जाएं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि संगीतकारों ने भी अपने वाद्ययंत्र बजाना बंद कर दिए। लेकिन असली झटका तब लगा जब कबीर ने अंदर जाने के बजाय झुककर कार के अंदर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वह किसी बेहद खास शख्स को बाहर आने में मदद कर रहा हो। एक पतला और नाजुक हाथ, जिसमें हीरों से जड़े कंगन चमक रहे थे, बाहर आया और उसने कबीर का हाथ थाम लिया, जिसे देखकर सबकी निगाहें कार के दरवाजे पर जम गईं। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत महिला कार से बाहर निकली, जिसने गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और मांग में गहरा सिंदूर भरा हुआ था। उसका चेहरा पहचानते ही भीड़ में से कई लोगों के मुंह से चीख निकल गई और प्रिया के हाथ से उसकी क्लच बैग गिर गया। वह कोई और नहीं बल्कि आन्या थी। लेकिन यह वह आन्या नहीं थी जिसे लोग रोहन की डरी सहमी पत्नी के रूप में जानते थे। यह एक देवी का अवतार लग रही थी। उसके गले में सिंघानिया खानदान का पुश्तैनी नवरत्न हार चमक रहा था, जिसे पहनने का हक केवल घर की सबसे बड़ी बहू या मालकिन को होता था, और जिसे सविता देवी ने तिजोरी में छिपा रखा था। आन्या की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक रानी का गर्व था, और उसकी चाल में ऐसी नज़ाकत और दृढ़ता थी जिसने वहां मौजूद हर औरत को ईर्ष्या से भर दिया। वह कबीर के साथ ऐसे खड़ी थी जैसे वे दोनों एक पावर कपल हों, जो दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं। कबीर ने आन्या की कमर पर अपना हाथ रखा, एक ऐसा अधिकारपूर्ण और सुरक्षात्मक इशारा जिसने रोहन के दिल में आग लगा दी, और वे दोनों रेड कारपेट पर चलते हुए हॉल की ओर बढ़े। कैमरों की फ्लैश लाइट उन पर चमकने लगी। मीडिया वाले पागलों की तरह फोटो खींचने लगे, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। आन्या ने एक बार भी अपनी नजरें नीचे नहीं की। वह सीधे सामने देख रही थी, चेहरे पर एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान लिए, जो उसके दुश्मनों का कलेजा चीर रही थी। मेहमानों की भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। रोहन गुस्से और अविश्वास में मंच से नीचे कूदा और तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा अपमान और क्रोध से विकृत हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया और चिल्लाया कि आन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की, और वह भी मेरे चाचा के साथ। यह क्या तमाशा है। उसने कबीर की ओर देखा और कहा कि अंकल, आप इस औरत को यहाँ क्यों लाए हैं? आप जानते हैं कि इसने मुझे और मेरे परिवार को कितना धोखा दिया है। रोहन की आवाज में बदतमीजी थी। कबीर की आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने रोहन को एक ऐसी नजर से देखा कि रोहन के शब्द उसके गले में ही अटक गए, जैसे किसी शेर ने गीदड़ को घूरा हो। कबीर ने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा कि अपनी जुबान और अपनी आवाज दोनों को नीचे रखो, रोहन, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उसने कहा कि तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसके बारे में बात कर रहे हो। यह घर और यह कंपनी मेरे नियमों से चलती है। कबीर ने आन्या को अपने और करीब खींचा और पूरी भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी कड़क आवाज में ऐलान किया कि मैं आप सबको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। उसने कहा कि मिलिए मिसेज आन्या कबीर सिंघानिया से, जो अब न केवल मेरी जीवन संगिनी है, बल्कि इस घर की मालकिन और सिंघानिया ग्रुप की 50% हिस्सेदार भी हैं। कबीर के इन शब्दों ने वहां परमाणु बम जैसा असर किया। सविता देवी तो सदमे से लगभग बेहोश ही हो गईं, और उन्हें पास खड़े नौकर ने सहारा दिया। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। आन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि बधाई हो रोहन, सुना है तुमने सगाई कर ली है। मुझे लगा कि एक बड़े होने के नाते मुझे आकर आशीर्वाद देना चाहिए। उसकी आवाज में इतना व्यंग्य और मिठास थी कि रोहन को लगा जैसे किसी ने शहद में लपेटकर उसे जहर खिला दिया हो। आन्या ने प्रिया की ओर देखा, जो अब पीली पड़ चुकी थी और थर थर कांप रही थी, और कहा कि प्रिया, क्या तुम अपनी जेठानी और नई सासू माँ का स्वागत नहीं करोगी? यह रिश्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था।
कबीर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा कि हमारे परिवार की परंपरा है कि जब भी घर के बड़े आते हैं तो छोटों को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या तुम भूल गए रोहन? यह एक आदेश था, न कि कोई सुझाव। और यह रोहन और प्रिया के लिए सबसे बड़ा अपमान था जिसे कबीर ने जानबूझकर डिजाइन किया था। मीडिया के कैमरे जूम इन कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या अहंकार में डूबा रोहन अपनी ही पूर्व पत्नी के पैरों में झुकेगा। यह एक ऐसी चाल थी जिसने रोहन को फंसा दिया था। अगर वह झुकता तो उसका अहंकार टूटता। रोहन की मुट्ठी इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों तैर रहे थे। वह अपनी मां की तरफ देख रहा था, लेकिन वे खुद लाचार थीं। प्रिया, जो हमेशा से परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानती थी, समझ गई कि अभी झुकने में ही भलाई है, वरना कबीर उन्हें बर्बाद कर देगा। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। उसकी आंखों में इशारा था कि अभी नाटक कर लो, बाद में देखेंगे। रोहन का शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अंततः भारी मन और मरते हुए आत्मसम्मान के साथ रोहन और प्रिया धीरे धीरे आन्या और कबीर के सामने झुके। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। जैसे ही रोहन ने आन्या के पैरों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, आन्या ने अपनी साड़ी को थोड़ा पीछे खींच लिया, जैसे वह उसके स्पर्श से अपनी पवित्रता बचा रही हो, लेकिन फिर रुक गई। रोहन की उंगलियों ने आन्या की सैंडल को छुआ। कबीर ने सिर हिलाया और बहुत ही रूखेपन से कहा कि सदा सुखी रहो, और याद रखना कि बड़ों का सम्मान ही इस घर में रहने की पहली शर्त है। आन्या ने भी धीमे स्वर में कहा कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर वह कबीर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। रोहन और प्रिया जमीन पर झुके हुए ही रह गए, जबकि कबीर और आन्या ने उनके ऊपर से गुजरते हुए मुख्य सोफे की ओर प्रस्थान किया, जो घर के मुखिया के लिए आरक्षित था। मेहमानों ने दबी जुबान में बातें करना शुरू कर दिया। अब रोहन की सगाई का जश्न नहीं। सविता देवी ने दौड़कर रोहन को उठाया। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने कबीर को घूरते हुए कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। तुमने आज सबके सामने अपने ही खून को जलील किया है। कबीर सोफे पर बैठते हुए अपने पैरों को क्रॉस किया और एक वेटर से ड्रिंक उठाते हुए बोला कि इज्जत कमाई जाती है भाभी जी, मांगी नहीं जाती। उसने कहा कि रोहन ने अपनी हरकतों से इस परिवार की नाक कटवा दी थी। मैं तो बस उसे उसका सही स्थान याद दिला रहा हूँ। आन्या कबीर के बगल में बैठी। उसका सिर ऊंचा था और वह पूरे हॉल का सर्वेक्षण कर रही थी, जैसे एक रानी अपने दरबार का मुआयना कर रही हो। पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। संगीत फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब उसमें वह जोश नहीं था। हर किसी की नजरें मंच के बजाय उस कोने पर थीं जहां कबीर और आन्या बैठे थे। रोहन और प्रिया एक कोने में खड़े थे, अपमान के घूंट पी रहे थे। प्रिया रोहन को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन की नजरें आन्या पर गड़ी थीं। आन्या ने कबीर की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई कि शुक्रिया। उस रात सिंघानिया मेंशन में दो खेमे बन गए थे। एक तरफ डरा हुआ और अपमानित रोहन प्रिया का गुट, और दूसरी तरफ शक्ति और सत्ता का केंद्र कबीर आन्या। आन्या ने देखा कि जो रिश्तेदार कल तक उसे ताने मारते थे, अब वे कतार बनाकर उससे मिलने आ रहे थे और उसकी साड़ी और गहनों की झूठी तारीफ कर रहे थे। उसने हर एक का स्वागत एक ठंडी मुस्कान के साथ किया। वह जानती थी कि ये वही गिरगिट हैं जो वक्त के साथ रंग बदलते हैं, लेकिन आज उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि आज की रात उसके नाम थी। और यह एहसास उसे एक अजीब सी ताकत दे रहा था कि अब वह अकेली नहीं है। अगली सुबह सूरज की किरणें नरीमन पॉइंट की ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर पड़ रही थीं, जहां सिंघानिया ग्रुप का मुख्यालय स्थित था, जो मुंबई की व्यापारिक दुनिया का केंद्र माना जाता था। आन्या ने अपनी कार से बाहर कदम रखा।
उसने आज एक गहरा नीला बिजनेस सूट पहना था, जो उसकी नई भूमिका और आत्मविश्वास को दर्शाता था, जो साड़ी के पारंपरिक रूप से बिल्कुल अलग था। जैसे ही वह भव्य कांच के दरवाजों से अंदर दाखिल हुई, रिसेप्शन एरिया में मौजूद हर कर्मचारी का काम रुक गया और सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। कल रात की पार्टी की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुके थे, और अब हर कोई उस महिला को देखना चाहता था जिसने रातों रात अपनी तकदीर बदल ली थी। आन्या ने अपने सिर को ऊंचा रखा और उन फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करते हुए सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ी, जो केवल बोर्ड के सदस्यों और शीर्ष अधिकारियों के लिए आरक्षित थी। उसे याद आया कि कैसे वह पहले रोहन के लिए लंच बॉक्स लेकर आती थी, और उसे नीचे लॉबी में ही इंतजार करना पड़ता था क्योंकि रोहन को शर्म आती थी। लेकिन आज सुरक्षा गार्ड ने दौड़कर उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोला और उसे सलाम किया। यह बदलाव उसे एक कड़वी संतुष्टि दे रहा था। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसने अपनी प्रतिबिंब को देखा और खुद को याद दिलाया कि यह केवल दिखावा नहीं है। उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। 50वीं मंजिल पर कबीर का ऑफिस किसी किले से कम नहीं था, जहां से पूरा अरब सागर दिखाई देता था और सत्ता की हवा बहती थी। कबीर अपनी विशाल मेज के पीछे बैठा फाइलों में व्यस्त था, लेकिन आन्या के अंदर आते ही उसने सिर उठाया और एक बहुत ही सूक्ष्म स्वीकृति दी, जैसे एक कमांडर अपने सैनिक का स्वागत कर रहा हो। उसने बिना किसी भूमिका के एक फाइल आन्या की ओर सरकाई और कहा कि यह तुम्हारा नियुक्ति पत्र है। आज से तुम कंपनी की रणनीतिक सलाहकार हो। उसने चेतावनी दी कि यह पद तुम्हें उपहार में नहीं मिला है। तुम्हें हर दिन साबित करना होगा कि तुम इस कुर्सी के लायक हो, क्योंकि यहाँ भेड़िए हर गलती का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड रूम में पहले से ही तनाव का माहौल था, जहाँ कंपनी के पुराने और अनुभवी निदेशक बैठे थे, जो पीढ़ियों से सिंघानिया परिवार के वफादार थे लेकिन बदलाव से डरते थे। रोहन भी वहाँ मौजूद था, जो मेज के दूसरे छोर पर बैठा अपने पेन को गुस्से से खटखटा रहा था। उसकी आंखों में आन्या के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जब कबीर ने आन्या का परिचय करवाया, तो कमरे में एक असहज चुप्पी छा गई और एक वरिष्ठ सदस्य ने गला साफ करते हुए कहा कि कबीर, हम आपके फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या एक गृहिणी इतने बड़े साम्राज्य की रणनीतियां संभाल सकती है? यह सवाल हवा में तैर गया, जो सीधे आन्या की योग्यता पर प्रहार था। रोहन ने मौका देखते ही व्यंग्य किया कि अंकल, घर का बजट चलाना और मल्टीनेशनल कंपनी चलाना दो अलग बातें हैं। आन्या को तो यह भी नहीं पता होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। उसने हंसते हुए कहा कि हमें कंपनी को डुबोना नहीं है। बेहतर होगा कि वह घर पर रहकर पार्टियां प्लान करे। वही उसका असली काम है। कमरे में कुछ लोग दबी हंसी हंसे, जिससे आन्या को अपमान महसूस हुआ, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया, क्योंकि वह जानती थी कि गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। वह अपनी सीट से उठी और व्हाइट बोर्ड की ओर बढ़ी। उसके हाथ में मार्कर था और चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास, जिसने सबको चुप करा दिया। आन्या ने मार्कर से बोर्ड पर कुछ आंकड़े लिखे और बहुत ही स्पष्ट हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कंपन का नामो निशान नहीं था। उसने कहा कि मैंने पिछले 5 साल की वार्षिक रिपोर्टों का अध्ययन किया है और पाया है कि रोहन के नेतृत्व वाले टेक्सटाइल डिवीजन में लगातार 15% का घाटा हो रहा है, जिसे मार्केटिंग खर्च के नाम पर छिपाया गया है। उसने आंकड़ों के साथ समझाया कि कैसे कच्चे माल की खरीद में गड़बड़ी हो रही है और कैसे कंपनी का पैसा बेफिजूल की पीआर गतिविधियों में बर्बाद किया जा रहा है। उसके विश्लेषण की गहराई और सटीकता देखकर बोर्ड के सदस्यों की आंखें फटी रह गईं। वे हैरान थे कि इस गृहिणी के पास इतनी जानकारी कहां से आई। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसके पास आन्या के तर्कों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आन्या ने जो भी कहा था वह तथ्यों पर आधारित था। कबीर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया
उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। उसे अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। आन्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि एक गृहिणी जानती है कि एक एक रुपया कैसे बचाया जाता है, और यही अनुशासन इस कंपनी को चाहिए, न कि रोहन जैसा लापरवाही भरा रवैया। उसने बोर्ड से कहा कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इस घाटे को मुनाफे में बदल दूंगी, अन्यथा मैं खुद इस्तीफा दे दूंगी। मीटिंग के बाद आन्या को उसका केबिन दिखाया गया, जो रोहन के केबिन के ठीक सामने था। यह कबीर की एक और चाल थी, ताकि रोहन हर पल अपनी हार को देखता रहे। आन्या ने काम करना शुरू किया। उसने पुरानी फाइलों के ढेर मंगवाए और कर्मचारियों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी। वह हर छोटी डिटेल को समझना चाहती थी। शुरुआत में कर्मचारी उसे लेकर आशंकित थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह उनकी समस्याओं को ध्यान से सुन रही है और समझदारी से जवाब दे रही है, तो उनका नजरिया बदलने लगा। वह रोहन की तरह आदेश नहीं दे रही थी, बल्कि एक नेता की तरह उनके साथ मिलकर काम कर रही थी, जिससे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। दोपहर के समय कंपनी में अचानक हड़कंप मच गया, जब नीचे रिसेप्शन से खबर आई कि टेक्सटाइल मिल के मजदूर यूनियन ने हड़ताल कर दी है और मीडिया वाले गेट पर जमा हो गए हैं। यह रोहन की एक चाल थी। उसने जानबूझकर यूनियन के नेताओं को भड़काया था, ताकि आन्या के पहले ही दिन एक बड़ा संकट खड़ा हो जाए और वह असफल हो जाए। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि सिंघानिया ग्रुप मजदूरों का शोषण कर रहा है, जिससे कंपनी के शेयर बाजार में गिरने लगे। रोहन अपने केबिन के दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, यह देखने के लिए कि अब यह नई रणनीतिकार इस मुसीबत से कैसे निपटेगी। कबीर अपने ऑफिस में गंभीर मुद्रा में था। वह हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि आन्या इस दबाव को कैसे झेलती है। क्या वह टूट जाएगी या लड़ना सीखेगी? आन्या ने घबराने के बजाय तुरंत अपनी फाइलें उठाईं और मजदूरों की मांगों की सूची मांगी। उसने पाया कि उनकी मांगें जायज थीं, जिन्हें रोहन ने महीनों से दबा रखा था। उसने अपनी पीआर टीम को बुलाया और कहा कि हमें कोई झूठा बयान नहीं देना है, हम सच बोलेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। उसने फैसला किया कि वह खुद नीचे जाएगी और मीडिया तथा मजदूरों का सामना करेगी, जो एक बहुत ही जोखिम भरा कदम था। जब आन्या बिल्डिंग से बाहर निकली, तो कैमरों की फ्लैश और नारों के शोर ने उसे घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचाने के लिए घेरा बना लिया, लेकिन उसने उन्हें हटने का इशारा किया। उसने एक लाउड स्पीकर हाथ में लिया और भीड़ के सामने खड़ी हो गई। उसकी साड़ी की पल्लू हवा में उड़ रही थी और वह किसी राजनेता से कम नहीं लग रही थी। उसने बहुत ही विनम्रता और दृढ़ता के साथ मजदूरों को संबोधित किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनकी समस्याओं को समझती है और अगले 24 घंटों में समाधान निकाला जाएगा। उसकी ईमानदारी और बात करने के तरीके ने उग्र भीड़ को शांत कर दिया, जो रोहन की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। आन्या ने मीडिया की ओर मुड़कर कहा कि पिछली प्रबंधन टीम से कुछ गलतफहमियां हुई थीं, लेकिन अब नया नेतृत्व है और हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। उसने वहीं खड़े होकर घोषणा की कि मजदूरों का बकाया बोनस तुरंत जारी किया जाएगा और एक जांच समिति बिठाई जाएगी जो पिछली गड़बड़ियों की जांच करेगी। यह सीधा हमला रोहन पर था, क्योंकि पिछला प्रबंधन वही था, लेकिन आन्या ने उसका नाम नहीं लिया। फिर भी सबको समझ आ गया। टीवी एंकरों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे एक संवेदनशील और जिम्मेदार लीडर के रूप में पेश किया जाने लगा, जिससे कंपनी की छवि सुधरने लगी। शाम तक हड़ताल वापस ले ली गई और गिरते हुए शेयर फिर से हरे निशान में आ गए। आन्या ने न केवल संकट को टाला था, बल्कि उसे एक अवसर में बदल दिया था। जब वह वापस ऑफिस लौटी, तो कर्मचारियों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। जो अब तक रोहन की चमचागिरी करते थे, वे अब आन्या के सम्मान में खड़े थे। रोहन अपने केबिन में चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। उसकी योजना उल्टी पड़ गई थी और वह और भी ज्यादा विलेन नजर आने लगा था। आन्या ने उसके केबिन की ओर देखा भी नहीं और सीधे अपने काम में लग गई।
क्योंकि उसके लिए यह जीत नहीं, बस काम का एक हिस्सा था। रात हो चुकी थी और ऑफिस लगभग खाली हो गया था। केवल सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड ही बचे थे। लेकिन आन्या अभी भी अपनी मेज पर सिर झुकाए काम कर रही थी। वह थक चुकी थी। उसकी आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि दुश्मन कभी नहीं सोता। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। उसके हाथ में 2 कॉफी के मग थे, जो एक बहुत ही असामान्य दृश्य था। उसने एक मग आन्या की मेज पर रखा और कहा कि एक अच्छे योद्धा को भी आराम की जरूरत होती है। बहुत अच्छा काम किया आज तुमने। आन्या ने कॉफी की खुशबू ली और महसूस किया कि उसे इसकी सख्त जरूरत थी। उसने कबीर की ओर देखा और पहली बार उसे एक बॉस नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में पाया। उसने कहा कि मुझे डर था कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं माइक पकड़ रही थी। कबीर ने मेज के किनारे पर बैठकर अपनी टाई ढीली की और कहा कि डरना अच्छा है। डर हमें सतर्क रखता है। जिस दिन तुम डरना छोड़ दोगी, उस दिन तुम रोहन जैसी बन जाओगी। उन दोनों के बीच एक शांत समझदारी थी। शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि वे एक ही तरह की आग में तप रहे हैं। कबीर ने आन्या की आंखों में देखते हुए पूछा कि तुमने आज रोहन का नाम सीधे तौर पर क्यों नहीं लिया? तुम उसे मीडिया के सामने पूरी तरह नंगा कर सकती थी। आन्या ने कॉफी का एक घूंट लिया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि अगर मैं उसे एक बार में खत्म कर दूंगी, तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा मरे, हर दिन अपनी सत्ता को अपनी उंगलियों से फिसलता हुआ देखे। वह दर्द ज्यादा गहरा होगा। कबीर उसकी बात सुनकर हंसा, एक वास्तविक हंसी जो उसकी आंखों तक पहुंची, और बोला कि तुम वाकई खतरनाक हो मिसेज सिंघानिया। उस पल, उस खाली ऑफिस की मंद रोशनी में उनके बीच का माहौल थोड़ा बदल गया। तनाव की जगह एक अजीब सी आकर्षण ने ले ली। कबीर की निगाहें आन्या के चेहरे पर टिकी थीं। वह उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता दोनों का कायल हो रहा था, जो उसने पहले कभी किसी महिला में नहीं देखी थी। आन्या भी कबीर की उपस्थिति के प्रति सचेत थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह रिश्ता सिर्फ कागज के टुकड़े तक सीमित नहीं रह पाएगा। लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और घड़ी की ओर देखा, यह संकेत देते हुए कि अब घर जाने का समय है। कबीर ने समझा और अपने कोट को ठीक करते हुए खड़ा हो गया। उसने कहा कि चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आज का दिन हम दोनों के लिए लंबा रहा है। वे दोनों साथ में लिफ्ट की ओर बढ़े। उनके कंधे एक दूसरे से हल्के से टकरा रहे थे, जिससे दोनों के शरीर में बिजली की एक दौड़ सी दौड़ गई। जब वे लॉबी से बाहर निकले और अपनी कार की ओर बढ़े, तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। लेकिन आज यह बारिश दुख की नहीं थी। आज वे एक टीम थे, एक शक्तिपुंज थे, और मुंबई की रात गवाह थी कि एक नई रानी का उदय हो चुका है। घर पहुंचकर सविता देवी हॉल में उनका इंतजार कर रही थीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, क्योंकि रोहन ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। जैसे ही आन्या अंदर आई, सविता देवी चिल्लाईं कि तुमने मेरे बेटे को सबके सामने जलील किया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर के लोगों की पीठ में छुरा घोंपते हुए? आन्या रुकी नहीं। उसने अपनी सास की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मां जी, मैंने वही किया जो कंपनी के हित में था। अगर आपका बेटा नालायक है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपको उसे संस्कार और अक्ल दोनों देने चाहिए थे। आन्या के इस जवाब ने सविता देवी को अवाक कर दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़की जो कल तक ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आज उन्हें जवाब दे रही है। कबीर ने बीच में आकर कहा कि भाभी जी, आन्या अब सिर्फ बहू नहीं, कंपनी की डायरेक्टर भी है। उससे बात करते समय लहजे का ध्यान रखें। उसने स्पष्ट कर दिया कि घर के नियम बदल चुके हैं और अब पुराने ड्रामे की कोई जगह नहीं है। आन्या सीढ़ियां चढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वह जानती थी कि आज उसने अपनी जगह और पक्की कर ली है। अपने कमरे में पहुंचकर आन्या ने आईने में देखा। थकान के बावजूद उसका चेहरा चमक रहा था। यह सफलता की चमक थी। उसने कबीर के बारे में सोचा, उसके समर्थन के बारे में सोचा, और उसके गालों पर एक हल्की लाली आ गई जिसे वह रोक नहीं पाई। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सौदा है। उसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक नई भावना जन्म ले रही थी, जो शायद नफरत और बदले की आग से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। रोहन के केबिन में अंधेरा था। केवल मेज पर रखे लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी, जो वहां चल रही साजिश की गवाह थी। प्रिया कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या और नफरत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, क्योंकि टीवी पर आन्या का इंटरव्यू चल रहा था। रोहन हाथ में विस्की का गिलास लिए बैठा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि कंपनी में उसकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। प्रिया ने कांच का गिलास दीवार पर दे मारा और चिल्लाई कि अब बहुत हो गया। हमें उस औरत को उस ऊंचाई से नीचे गिराना होगा जहां वह चढ़ गई है। उन दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो न केवल आन्या का करियर खत्म कर देगी, बल्कि कबीर की नजरों में उसे हमेशा के लिए गिरा देगी। उनकी योजना बहुत ही कुटिल और खतरनाक थी। आन्या पर कंपनी के बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट फीनिक्स की जानकारी प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बेचने का आरोप लगाना। रोहन ने कंपनी के आईटी विभाग के एक लालची कर्मचारी सुरेश को भारी रकम देकर अपनी ओर मिला लिया था, ताकि वह तकनीकी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। उनका मकसद आन्या को एक गद्दार और चरित्रहीन औरत साबित करना था, जो कबीर के भरोसे का फायदा उठाकर उसे धोखा दे रही थी। प्रिया ने एक नकली ईमेल थ्रेड तैयार करवाया, जिसमें आन्या और प्रतिद्वंद्वी कंपनी के सीईओ के बीच प्रेम प्रसंग और सौदेबाजी की झूठी बातचीत थी। वे जानते थे कि कबीर वफादारी को सबसे ऊपर रखता है और गद्दारी को कभी माफ नहीं करता। अगले कुछ दिनों तक आन्या प्रोजेक्ट फीनिक्स पर दिन रात काम करती रही। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। वह पूरी ईमानदारी से निविदाएं तैयार कर रही थी और आपूर्तिकर्ताओं से मिल रही थी, ताकि कंपनी को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध मिल सके। सुरेश ने मौका पाकर आन्या के कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया और रात के समय उसके सिस्टम से गोपनीय फाइलें लीक कर दी। सब कुछ इतना सुनियोजित था कि किसी को भी शक न हो। डिजिटल उंगलियों के निशान सीधे आन्या की ओर इशारा कर रहे थे। रोहन और प्रिया अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त थे। वे बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब बम फटेगा। धमाका बोर्ड मीटिंग के दिन हुआ, जब सभी वरिष्ठ अधिकारी और कबीर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए एकत्र हुए थे। बैठक के बीच में रोहन अचानक खड़ा हुआ और उसने मेज पर फाइलों का एक ढेर पटक दिया, जिससे वहां सन्नाटा छा गया। उसने अपनी आवाज में बनावटी दुख और गुस्सा भरते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हमारे बीच एक गद्दार मौजूद है। उसने आन्या की ओर उंगली उठाई और कहा कि जिस औरत को हमने सिर आंखों पर बिठाया, वह हमारी कंपनी के राज हमारे दुश्मनों को बेच रही है। यह आरोप इतना गंभीर था कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गईं और सबकी नजरें अविश्वास के साथ आन्या पर टिक गईं। आन्या को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वह हक्की बक्की रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि रोहन किस बारे में बात कर रहा है। रोहन ने प्रोजेक्टर पर वे नकली ईमेल और बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट दिखा दिए जो उसने तैयार करवाए थे, जो प्रथम दृष्टया बेहद असली लग रहे थे। उसने दावा किया कि आन्या का प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक के साथ अफेयर चल रहा है और वह सिंघानिया ग्रुप को बर्बाद करने की योजना बना रही है। प्रिया, जो वहां रोहन की सहायक के रूप में मौजूद थी, ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो आप पर इतना भरोसा किया था। आन्या ने कबीर की ओर देखा, उम्मीद कर रही थी कि वह कुछ बोलेगा, लेकिन कबीर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। बोर्ड के सदस्यों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ने आन्या को घृणा से देखा, क्योंकि
कॉरपोरेट दुनिया में जासूसी को हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाता है। आन्या ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा कि यह सब झूठ है। यह फंसाने की साजिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन रोहन ने चिल्लाते हुए कहा कि सबूत झूठ नहीं बोलते आन्या। डिजिटल फुटप्रिंट कभी गलत नहीं होते। तुमने कबीर अंकल के प्यार का फायदा उठाया है। उसने कबीर से मांग की कि आन्या को तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाए और पुलिस के हवाले किया जाए। आन्या ने महसूस किया कि वह एक गहरे दलदल में फंसती जा रही है, जहां सफाई देने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि सबूत उसके खिलाफ थे। कबीर, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और स्क्रीन पर चल रहे सबूतों को बहुत ध्यान से देख रहा था, अपनी कुर्सी से धीरे से उठा। पूरे कमरे में इतना सन्नाटा था कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हर कोई कबीर के फैसले का इंतजार कर रहा था। कबीर आन्या के पास गया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। आन्या की आंखों में डर था, लेकिन कोई अपराधबोध नहीं था। वह उसकी नजरों से नजरें मिलाती रही। कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और कहा कि तुमने सही कहा रोहन। सबूत झूठ नहीं बोलते, लेकिन सबूत अधूरे हो सकते हैं। कबीर ने रिमोट का बटन दबाया और स्क्रीन पर चल रहे ईमेल गायब हो गए। उनकी जगह एक वीडियो फुटेज चलने लगा, जो वहां मौजूद लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। यह सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें सुरेश रात के अंधेरे में आन्या के केबिन में घुसते हुए और उसके कंप्यूटर से फाइलें कॉपी करते हुए साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद एक और वीडियो चला, जो एक कैफे का था, जहां प्रिया सुरेश को एक मोटी लिफाफा दे रही थी और रोहन बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा था। कबीर की खुफिया टीम ने न केवल यह फुटेज हासिल किया था, बल्कि सुरेश के फोन की रिकॉर्डिंग भी निकाल ली थी, जिसमें वह इस साजिश के बारे में बात कर रहा था। रोहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा रह गया। प्रिया की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। वह भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे। कबीर ने गरजती हुई आवाज में कहा कि क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरे अपने नेटवर्क में तुम सेंध लगाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? उसने बताया कि मुझे सुरेश की आलाहों की और दूसरी बाधूत है गतिविधियों पर पहले दिन से शक था, इसलिए मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए यह नाटक चलने दिया। कबीर ने कहा कि तुमने सिर्फ आन्या पर हमला नहीं किया, तुमने मेरी पत्नी और मेरी पसंद पर सवाल उठाकर मेरी तौहीन की है। बोर्ड के सदस्य अब रोहन और प्रिया को धिक्कार रहे थे, जो कल तक आन्या को गद्दार कह रहे थे। अब उनकी खुद की गद्दारी सबके सामने नंगी हो चुकी थी। कबीर ने सुरक्षा प्रमुख को इशारा किया और 2 गार्ड सुरेश को घसीटते हुए अंदर ले आए, जिसने आते ही रोहन का नाम उगल दिया और माफी मांगने लगा। आन्या ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कबीर ने न केवल उसे बचाया था, बल्कि उसकी गरिमा की रक्षा भी की थी। उसने देखा कि कबीर ने यह सब उसके लिए किया था। उसने बिना एक शब्द कहे उस पर विश्वास किया था, जो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। कबीर ने रोहन के पास जाकर कहा कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है रोहन। तुमने व्यापार में व्यक्तिगत दुश्मनी को मिला दिया, जो एक अक्षम लीडर की निशानी है। उसने तत्काल प्रभाव से घोषणा की कि रोहन को कंपनी के सभी कार्यकारी अधिकारों से वंचित किया जाता है और उसके शेयर फ्रीज कर दिए जाते हैं। प्रिया को चेतावनी दी गई कि अगर वह दोबारा कंपनी या आन्या के आसपास भी दिखी, तो उस पर धोखाधड़ी और मानहानि का मुकदमा चलाया जाएगा। रोहन अपमानित होकर जमीन पर देखने लगा। उसका सारा अहंकार और योजनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थीं। बैठक समाप्त होने के बाद, जब सभी सदस्य चले गए और रोहन प्रिया को सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर निकाल दिया गया, आन्या और कबीर कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले रह गए। आन्या अभी भी उस तनाव से उबरने की कोशिश कर रही थी। उसने कबीर से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं निर्दोष हूं?
सबूत तो मेरे खिलाफ थे। कबीर उसके करीब आया। आज उसके व्यवहार में हमेशा वाली कठोरता नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी। उसने आन्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं कागजों को नहीं, इंसान की नीयत को पढ़ता हूं आन्या। उसने कहा कि जिसने अपनी आत्मसम्मान के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ दी हो, वह चंद पैसों के लिए गद्दारी नहीं कर सकती। आन्या की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गाल पर आ गया, जिसे कबीर ने बहुत ही संकोच के साथ अपनी उंगली से पोंछ दिया। यह स्पर्श बिजली के झटके जैसा था, जिसने दोनों को यह एहसास दिला दिया कि उनका रिश्ता अब समझौते से आगे बढ़ चुका है। कबीर ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आन्या ने पहली बार कबीर की आंखों में वह सुरक्षा महसूस की जो उसे पिता के जाने के बाद कभी नहीं मिली थी। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद धन्यवाद से ज्यादा कुछ, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उस शाम घर का माहौल बदल चुका था। रोहन और प्रिया अपने कमरे में बंद थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और अपनी हार का दोष एक दूसरे पर मढ़ रहे थे। नीचे हॉल में आन्या सोफे पर बैठी थी और कबीर उसके पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। यह दृश्य एक सामान्य पति पत्नी जैसा लग रहा था। सविता देवी चुपचाप अपने कमरे की ओर जा रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस घर में सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है और उनका बेटा हार चुका है। आन्या ने महसूस किया कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो कबीर ने उस पर दिखाया था। रात के खाने के समय कबीर ने आन्या के लिए कुर्सी खींची। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। समानता और सम्मान। नौकरों ने भी महसूस किया कि मालकिन की स्थिति अब और भी मजबूत हो गई है और उन्होंने उसे और अधिक श्रद्धा से परोसा। खाने की मेज पर सन्नाटा था, लेकिन यह तनावपूर्ण नहीं बल्कि सुकून भरा था, जैसे तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति। कबीर ने आन्या से पूछा कि क्या वह अगले हफ्ते होने वाले ग्लोबल बिजनेस समिट के लिए तैयार है, क्योंकि अब दुनिया उसे एक नए रूप में देखेगी। आन्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह हर चुनौती के लिए तैयार थी। सोने से पहले आन्या अपनी बालकनी में खड़ी होकर शहर की रोशनी देख रही थी। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस शहर की तरह है, कभी बारिश, कभी धूप, लेकिन हमेशा चलता रहता है। उसे कबीर का वह वाक्य याद आया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह कबीर से प्यार करने लगी थी? यह सवाल उसे डरा रहा था, क्योंकि उनका रिश्ता एक अनुबंध पर आधारित था जिसका एक दिन अंत होना था। उसने खुद को समझाया कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, वरना वह फिर से टूट जाएगी। लेकिन हवा में घुली रात की रानी की खुशबू उसे नई उम्मीद दे रही थी। कबीर अपने स्टडी रूम में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान फाइलों पर नहीं था। वह बार बार आन्या के बारे में सोच रहा था। उसने आज आन्या की आंखों में जो दर्द और राहत देखी थी, उसने उसके दिल के उस हिस्से को छू लिया था जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। वह जानता था कि रोहन अभी भी हार नहीं मानेगा और प्रिया नई चालें चलेगी, इसलिए उसे और अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी। उसने कबीर सिंघानिया होने का अपना कवच फिर से ओढ़ लिया, लेकिन इस कवच के अंदर अब एक नरम दिल धड़क रहा था जो सिर्फ आन्या के लिए था। सिंघानिया साम्राज्य के मुख्यालय में आज का दिन कयामत की तरह उभरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। रोहन अपने केबिन में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह टहल रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और हाथ कांप रहे थे। पिछले कुछ दिनों से कंपनी के वित्त विभाग में चल रही गुप्त जांच की भनक उसे लग चुकी थी और वह जानता था कि उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही है। प्रिया कोने में बैठी अपने नाखूनों को दांतों से काट रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जिस सोने की चिड़िया को उसने पकड़ा था, वह अब डूबता हुआ जहाज बन चुका है। वे दोनों भागने की योजना बना रहे थे।
कंपनी के खाते से आखिरी बड़ी रकम निकालकर विदेश जाने की फिराक में थे। तभी इंटरकॉम पर एक घोषणा हुई जिसने उनकी रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कबीर सिंघानिया ने तत्काल प्रभाव से एक आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी शेयरधारकों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बैठक नहीं है, बल्कि यह उसका और प्रिया का आखिरी फैसला सुनाने के लिए बुलाई गई सभा है। उसने प्रिया की ओर देखा और कहा कि हमें संभलकर रहना होगा। अगर हमने एक भी गलत शब्द बोला तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। प्रिया ने अपना मेकअप ठीक किया और झूठा आत्मविश्वास ओढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर साफ दिखाई दे रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सभी निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी गंभीर चेहरों के साथ अपनी सीटों पर बैठे थे। कबीर और आन्या मेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर विराजमान थे। आन्या ने आज एक सफेद साड़ी पहनी थी जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक लग रही थी, जबकि कबीर का चेहरा एक न्यायाधीश की तरह सख्त था। रोहन और प्रिया जब कमरे में दाखिल हुए तो किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपनी ही कंपनी में अजनबी हो गए हैं। वे चुपचाप खाली पड़ी सीटों पर बैठ गए, जो कबीर से सबसे दूर थीं, जैसे अपराधी अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहे हों। कबीर ने ना किसी भूमिका के बैठक की शुरुआत की और एक मोटी फाइल मेज पर पटक दी, जिसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। उसने अपनी भारी आवाज में कहा कि आज हम यहाँ कंपनी के भविष्य पर चर्चा करने नहीं आए हैं, बल्कि उस दीमक को निकालने आए हैं जो पिछले 3 सालों से इसकी नींव को खोखला कर रहा है। उसने इशारा किया और कमरे की बड़ी स्क्रीन पर बैंक स्टेटमेंट और लेन देन के रिकॉर्ड प्रदर्शित होने लगे, जिनमें करोड़ों रुपयों की हेराफेरी साफ दिखाई दे रही थी। ये पैसे कंपनी के टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के नाम पर निकाले गए थे, लेकिन वास्तव में ये फर्जी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। रोहन ने तुरंत खड़ा होकर विरोध किया और चिल्लाया कि यह सब झूठ है, यह फंसाने की साजिश है। मेरे खिलाफ फर्जी सबूत बनाए गए हैं। लेकिन आन्या ने शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहा कि रोहन, ये आंकड़े बैंक के सर्वर से सीधे निकाले गए हैं और फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने इनकी पुष्टि की है। उसने स्क्रीन पर उन फर्जी कंपनियों के मालिकों के नाम दिखाए, जो कोई और नहीं बल्कि रोहन के कॉलेज के दोस्त और जुए के साथी थे। आन्या ने बताया कि कैसे रोहन ने मजदूरों के बोनस और कच्चे माल के पैसे चुराकर अपनी विलासिता और जुए के कर्ज चुकाने में उड़ा दिए। कमरे में मौजूद हर शख्स रोहन को घृणा से देखने लगा। जो व्यक्ति खुद को कंपनी का वारिस कहता था, वह असल में एक चोर निकला। सविता देवी, जो एक कोने में बैठी थीं, अपने बेटे की करतूतें देखकर शर्म से गड़ गईं। उन्होंने अपना चेहरा अपने पल्लू में छिपा लिया। रोहन के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसका झूठ का महल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था, लेकिन आन्या का वार अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने कहा कि पैसे की चोरी तो सिर्फ एक अपराध है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा धोखा दिया गया है। उसने अपनी नजरें प्रिया की ओर घुमाईं, जो अब तक बचने की कोशिश कर रही थी और खुद को अदृश्य बनाना चाहती थी। आन्या ने एक और दस्तावेज निकाला और कहा कि मिलिए प्रिया शर्मा से, या मैं कहूँ नताशा मल्होत्रा, जो इनका असली नाम है। स्क्रीन पर प्रिया की पुरानी तस्वीरें और पुलिस रिकॉर्ड सामने आ गए, जिनमें वह अलग अलग नामों और भेष में दिखाई दे रही थी। आन्या ने खुलासा किया कि प्रिया एक पेशेवर ठग है जो अमीर परिवारों के बेटों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती है। उसका MBA का सर्टिफिकेट भी फर्जी था, जिसे उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा था, और उसका अतीत एक लंबी आपराधिक दास्तां से भरा हुआ था। रोहन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अविश्वास से प्रिया को देखने लगा, जिसने उसे प्यार का नाटक करके अपने जाल में फंसाया था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि प्रिया, क्या यह सच है? क्या तुम सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी? प्रिया ने जब देखा कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो उसने अपना नकाब उतार फेंका और हंसने लगी। एक ऐसी हंसी
जो बेहद डरावनी और बेशर्म थी, उसने रोहन के चेहरे पर थूकते हुए कहा कि हाँ, तुम जैसे बेवकूफ को लूटना दुनिया का सबसे आसान काम था, जिसके पास दिमाग के नाम पर सिर्फ अहंकार भरा है। प्रिया ने चिल्लाकर कहा कि तुम सोचते थे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे नाम से प्यार किया था। तुम तो एक कठपुतली थे जिसे मैं अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। यह सुनकर रोहन का बचा कुचा आत्मसम्मान भी चकनाचूर हो गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी वफादार पत्नी और परिवार को छोड़ा, वह उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रोहन गुस्से में पागल हो गया और उसने प्रिया की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, जिससे हॉल में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बीच बचाव किया और उन दोनों को अलग किया, जो अब एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। कबीर ने अपनी मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया कि बस बहुत हुआ। ये बोर्ड रूम है, कोई मछली बाजार नहीं। उसने पुलिस कमिश्नर को अंदर आने का इशारा किया, जो बाहर अपनी टीम के साथ इंतजार कर रहे थे और पूरे तमाशे का गवाह बन रहे थे। वर्दीधारी पुलिस वालों को देखकर रोहन और प्रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे जानते थे कि अब उनका अंत निश्चित है। कबीर ने कहा कि रोहन, तुमने कंपनी के फंड का गबन किया है, और प्रिया, तुम पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आगे बढ़कर रोहन और प्रिया के हाथों में हथकड़ियां पहना दीं। लोहे की ठंडक ने उन्हें वास्तविकता का कठोर एहसास कराया। रोहन गिड़गिड़ाने लगा। वह कबीर के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि चाचा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। वह आन्या की ओर मुड़ा और रोते हुए कहा कि आन्या, तुम तो मुझे जानती हो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन आन्या ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि वह रोहन मर चुका है जिसे मैं जानती थी। तुम सिर्फ एक अपराधी हो। आन्या ने कहा कि तुमने अपनी लालच में सिर्फ पैसे नहीं चुराए, तुमने रिश्तों का, विश्वास का और अपने परिवार की इज्जत का खून किया है। उसने कहा कि हर गलती की माफी नहीं होती रोहन, कुछ गलतियों की सिर्फ सजा होती है, और आज तुम्हें तुम्हारी सजा मिल रही है। सविता देवी भी अपनी जगह से नहीं उठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वे जानती थीं कि उनका बेटा अब बचाने लायक नहीं रहा। पुलिस रोहन और प्रिया को घसीटते हुए बाहर ले गई। उनके चिल्लाने और रोने की आवाजें गलियारे में गूंजती रहीं और फिर धीरे धीरे खामोश हो गईं। हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया। सभी निदेशक अभी भी सदमे में थे कि सिंघानिया परिवार का वारिस जेल जा चुका है। कबीर ने खड़े होकर सबको संबोधित किया और कहा कि आज एक दुखद अध्याय का अंत हुआ है, लेकिन यह कंपनी की सफाई के लिए जरूरी था। उसने घोषणा की कि रोहन के पास मौजूद कंपनी के सभी शेयर अब आन्या के नाम ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से कंपनी को बड़े नुकसान से बचाया है। यह फैसला सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, क्योंकि आन्या ने अपनी योग्यता साबित कर दी थी और अब कोई भी उसकी क्षमता पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आन्या ने अपनी नई जिम्मेदारी को विनम्रता के साथ स्वीकार किया। उसने हाथ जोड़कर बोर्ड का धन्यवाद किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वह जानती थी कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और उसे अब इस टूटे हुए साम्राज्य को फिर से जोड़ना है। बैठक समाप्त होने के बाद जब सब लोग चले गए, तो आन्या अपनी कुर्सी पर बैठ गई और एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसे वह खुशी महसूस नहीं हो रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। सविता देवी धीरे धीरे आन्या के पास आईं। उनका शरीर झुक गया था और चेहरे पर बुढ़ापा साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से आन्या का हाथ पकड़ा और रुंधे गले से कहा कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हीरे को नहीं पहचाना और कांच के टुकड़ों को समेटती रही। उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटे ने जो किया वह मेरे ही संस्कारों की कमी थी, लेकिन तुमने आज इस घर की इज्जत बचा ली। आन्या ने अपनी सास को गले नहीं लगाया, लेकिन उसने अपना हाथ भी नहीं झटका।
उसने बस इतना कहा कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता मान जी। अब हमें आगे देखना होगा। कबीर आन्या के पास आया और उसने देखा कि आन्या की आंखों में आंसू थे, जो दुख के नहीं बल्कि एक अध्याय के खत्म होने के थे। उसने कहा कि तुम ठीक हो, यह सब आसान नहीं था। अपनों को सजा दिलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। आन्या ने कबीर की ओर देखा और कहा कि वे अपने नहीं थे कबीर, वे सिर्फ एक सबक थे जो जिंदगी ने मुझे सिखाया। उसने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सच में मुक्त हो गई हूँ। अब मेरे अतीत का कोई भी साया मेरे भविष्य पर नहीं पड़ेगा। शाम को आन्या और कबीर समुद्र किनारे स्थित एक पुराने अनाथालय गए, जहां आन्या अक्सर अपने जन्मदिन पर जाया करती थी। उसने रोहन के शेयरों से मिलने वाला पहला लाभांश उन बच्चों के नाम कर दिया। यह उसका तरीका था उस काले धन को शुद्ध करने का। कबीर उसे दूर से देख रहा था। बच्चों के साथ हंसते और खेलते हुए आन्या का चेहरा वैसे ही चमक रहा था जैसे पहली बार उसने उसे देखा था। कबीर को एहसास हुआ कि आन्या के अंदर अभी भी वह कोमलता और दया बची हुई है, जिसे दुनिया की क्रूरता भी खत्म नहीं कर पाई। वापस लौटते समय कार में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अब अजनबीपन की नहीं थी, बल्कि एक गहरे सुकून की थी। कबीर ने आन्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वे दोनों जानते थे कि युद्ध अब खत्म हो चुका है, दुश्मन हार चुके हैं और मैदान साफ है। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, उनके अपने रिश्ते की सच्चाई और वह अनुबंध जो अभी भी उनके बीच दीवार बनकर खड़ा था। उस रात सिंघानिया मैंशन में रोशनी कम थी, लेकिन वहां की हवा अब साफ थी। झूठ और फरेब की बदबू जा चुकी थी। आन्या ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां पुलिस की गाड़ी की लाल बत्तियां अब यादों में धुंधली हो चुकी थीं। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद से कहा कि कल एक नई सुबह होगी, एक ऐसी सुबह जिसमें उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना होगा। उसने कबीर के कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा और सोचा कि क्या अब वक्त आ गया है कि वे अपने दिलों के दरवाजे भी खोल दें। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा सिगार पी रहा था। धुआं हवा में विलीन हो रहा था, जैसे रोहन और प्रिया का अस्तित्व। वह सोच रहा था कि आन्या ने आज जो ताकत दिखाई, वह किसी भी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वह आन्या को अब कभी जाने नहीं देगा, अनुबंध चाहे जो भी कहे। आन्या अब उसकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि उसने न केवल अपना साम्राज्य बचाया था, बल्कि अपनी रानी को भी पा लिया था। 6 महीने बीत चुके थे और सिंघानिया मैंशन अब वह युद्ध का मैदान नहीं रहा था, जहां साजिशें रची जाती थीं, बल्कि अब यह एक शांत और खुशहाल घर बन चुका था। रोहन और प्रिया के जेल जाने के बाद घर की हवा से वह जहर घुल गया था, जिसने सालों से इस परिवार को जकड़ रखा था। आन्या ने कंपनी की बागडोर पूरी तरह से संभाल ली थी और उसके नेतृत्व में सिंघानिया ग्रुप ने मुनाफे के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिससे शेयरधारक बेहद खुश थे। वह सुबह जल्दी उठती, योग करती और फिर कबीर के साथ नाश्ता करके ऑफिस जाती। आन्या अपने बेडरूम में खड़ी होकर कैलेंडर की तारीख देख रही थी। आज उनके अनुबंध के अनुसार एक महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन उन्हें यह तय करना था कि वे इस शादी को जारी रखेंगे या खत्म करेंगे। जब उन्होंने यह समझौता किया था, तो शर्त यह थी कि जैसे ही रोहन और प्रिया को सजा मिल जाएगी और कंपनी स्थिर हो जाएगी, वे अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। आन्या का काम पूरा हो चुका था, उसका बदला पूरा हो गया था और उसकी गरिमा वापस मिल गई थी। कबीर आज ऑफिस नहीं गया था। वह अपनी लाइब्रेरी में बैठा खिड़की से बाहर गिर रही बारिश को देख रहा था। वही बारिश जो उस रात भी हो रही थी जब आन्या उसके जीवन में आई थी। उसके हाथ में वह अनुबंध पत्र था जिस पर उन दोनों के हस्ताक्षर थे। वह कागज का टुकड़ा जो उनके रिश्ते का आधार था, लेकिन अब वही उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया था।
वह आन्या को आज़ाद करना चाहता था क्योंकि उसने वादा किया था। शाम ढलते ही कबीर ने आन्या को संदेश भेजा कि वह उससे लाइब्रेरी में मिलना चाहता है। एक ऐसा संदेश जिसने आन्या की धड़कनों को रोक दिया। आन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी पहनी। वह आसमानी रंग की थी, जो कबीर को बहुत पसंद थी। उसने सोचा कि अगर यह आखिरी मुलाकात है तो वह इसे यादगार बनाना चाहती है। जब वह लाइब्रेरी के भारी ओक के दरवाजों को खोलकर अंदर गई तो वहां कबीर पीठ करके खड़ा था और कमरे में केवल फायरप्लेस की आग की रोशनी थी। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। कबीर पलटा और आन्या को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपने भावों को छिपा लिया और मेज की ओर इशारा किया जहां वह फाइल रखी थी। उसने अपनी गंभीर आवाज में कहा कि आन्या, आज हमारे समझौते की शर्तें पूरी हो गई हैं। तुमने वह सब हासिल कर लिया है जिसके लिए तुम मेरे पास आई थीं। उसने कहा कि तुम अब स्वतंत्र हो। तुम एक अमीर और शक्तिशाली महिला हो और यह अनुबंध तुम्हें इस बंधन से मुक्त होने का अधिकार देता है। कबीर के शब्द बहुत ही व्यावहारिक थे। आन्या ने फाइल को देखा, फिर कबीर की आंखों में देखा। वह जानना चाहती थी कि क्या कबीर सच में उसे जाने देना चाहता है या यह भी उसका कोई परीक्षण है। उसने धीरे से पूछा कि क्या आप यही चाहते हैं कबीर? क्या आप चाहते हैं कि मैं उन कागजों पर हस्ताक्षर करके इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊं? कबीर ने अपनी मुट्ठी भींची। वह अपनी भावनाओं से लड़ रहा था। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार और उसका डर उसे यह कहने से रोक रहा था। उसने कबीर की चुप्पी को उसकी सहमति मान लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। आन्या ने कांपते हाथों से पेन उठाया और कागज पर झुक गई। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और कागज पर गिर गया, जिससे स्याही थोड़ी फैल गई। उसने सोचा कि यह अंत है। कल से वह फिर से अकेली होगी। हालांकि अब उसके पास पैसा होगा, लेकिन कबीर नहीं होगा। जैसे ही उसने पेन की नोक कागज पर रखी, एक बड़ा हाथ आया और उसने उसके हाथ को रोक दिया। वह स्पर्श इतना तीव्र था कि आन्या के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कबीर ने उसके हाथ से पेन छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। पेन कमरे के कोने में जाकर गिरा और उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कबीर ने आन्या को अपने कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में अब वह संयम नहीं था, बल्कि एक ज्वालामुखी जैसा जुनून था जो अब और नहीं दबाया जा सकता था। उसने कहा कि भाड़ में जाए यह अनुबंध और भाड़ में जाए यह दुनिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा आन्या, क्योंकि तुम मेरी हो। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में यह एक सौदा था, लेकिन अब यह मेरी जिंदगी की जरूरत बन गया है। मैं तुम्हारे बिना उस खाली घर में वापस नहीं जा सकता। कबीर का यह रूप आन्या के लिए नया था। वह हमेशा से नियंत्रित और शांत रहता था। आन्या रो पड़ी। यह खुशी के आंसू थे। उसने अपना सिर कबीर के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनों को सुना, जो उतनी ही तेज थी जितनी उसकी अपनी। उसने सिसकते हुए कहा कि मैं भी आपसे प्यार करती हूं कबीर। मैं इस दिन से डर रही थी कि कहीं आप मुझे जाने के लिए न कह दें। कबीर ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे वह उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचाना चाहता हो। और उनके बीच की वह अदृश्य दीवार हमेशा के लिए ढह गई। उस पल उस कमरे में कोई अनुबंध नहीं था, कोई शर्तें नहीं थीं। कबीर ने मेज से वह फाइल उठाई और उसे फायरप्लेस की आग में डाल दिया। दोनों ने देखा कि कैसे वह कागज का टुकड़ा राख में बदल रहा है। यह एक प्रतीकात्मक क्षण था, उनके झूठे रिश्ते का अंत और एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत, जिसकी नींव प्यार और विश्वास पर थी, न कि किसी कागज पर। कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी मखमली डिब्बी निकाली और आन्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। यह दृश्य इतना स्वप्निल था कि आन्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने डिब्बी खोली, जिसमें एक बहुत ही नायाब नीलम की अंगूठी थी। कबीर ने आन्या की आंखों में देखते हुए पूछा कि मिसेज आन्या सिंघानिया,
क्या तुम इस खड़ूस और काम में डूबे रहने वाले आदमी को अपना असली पति स्वीकार करोगी? बिना किसी अनुबंध के, हमेशा के लिए। आन्या ने हंसते हुए और रोते हुए सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कबीर ने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। यह अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं थी, यह एक वादा था कि अब चाहे आंधी आए या तूफान, वे दोनों एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। कबीर ने उठकर आन्या के माथे को चूमा। अगले दिन सुबह सिंघानिया मेंशन में एक नई ऊर्जा थी। नौकरों ने भी महसूस किया कि साहब और मेम साहब के बीच कुछ बदल गया है। वे अब ज्यादा खुश और खुले नजर आ रहे थे। सविता देवी ने जब उन्हें मंदिर में एक साथ पूजा करते देखा तो उन्होंने भी अपनी पुरानी कड़वाहट को थूक दिया और उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि आन्या ही वह धुरी है जिसने इस बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया है और कबीर को वह खुशी दी है जो वह सालों से ढूंढ रहा था। घर में अब फिर से हंसी ठिठोली गूंजने लगी थी। 1 साल बाद मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था, जहां शहर की सारी हस्तियां मौजूद थीं। जब कबीर और आन्या ने रेड कारपेट पर कदम रखा तो सभी कैमरे उनकी ओर मुड़ गए। वे अब देश के सबसे शक्तिशाली पावर कपल माने जाते थे। आन्या की गोद में एक नन्हा बच्चा था जो बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था, जिसकी आंखों में वही तेज और चमक थी। यह बच्चा उनके प्यार की निशानी था और सिंघानिया साम्राज्य का असली वारिस था, जिसके आने से उनका परिवार पूरा हो गया था। मंच पर जब कबीर को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया तो उसने माइक लेकर कहा कि यह पुरस्कार मेरा नहीं, मेरी पत्नी आन्या का है। उसने भरी सभा में कहा कि एक आदमी साम्राज्य बना सकता है, लेकिन उसे घर और स्वर्ग केवल एक औरत ही बना सकती है, और आन्या ने मेरी दुनिया को स्वर्ग बना दिया है। आन्या की आंखों में गर्व और प्यार था। उसने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कबीर को देखा और महसूस किया कि उसका सफर कितना अद्भुत रहा है। वह एक टूटी हुई, धोखे की शिकार औरत से एक रानी बन गई थी। वहीं दूसरी ओर शहर की एक अंधेरी जेल की कोठरी में रोहन और प्रिया अपनी सजा काट रहे थे। उन्हें इस चमक धमक वाली दुनिया से पूरी तरह भुला दिया गया था। रोहन अखबार के टुकड़े पर कबीर और आन्या की तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया, जो अपनी सुंदरता और जवानी खो चुकी थी, अब एक कोने में बैठी रहती थी। उसे अपनी चालाकी और लालच पर रोना आता था, जिसने उसे महलों से जेल तक पहुंचा दिया। यह कर्म का चक्र था जिसने सबको उनके किए का फल दिया था। समारोह के बाद कबीर और आन्या समुद्र के किनारे अपने पेंटहाउस की छत पर खड़े थे। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। आन्या ने कबीर के कंधे पर सिर रखा और पूछा कि क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? क्या अब कोई तूफान नहीं आएगा? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया और कहा कि तूफान तो आएंगे आन्या, यही जिंदगी है, लेकिन जब तक हम साथ हैं कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। उसने कहा कि हमारा प्यार उस अनुबंध से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। आन्या ने आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे उसके माता पिता उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा बदला किसी को बर्बाद करना नहीं, बल्कि खुद को इतना सफल और खुश बनाना है कि दुश्मन की मौजूदगी भी मायने न रखे। उसने कबीर का हाथ कसकर थाम लिया और उन्होंने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, जो अब उज्जवल और सुरक्षित था। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, यह एक औरत के आत्मसम्मान, साहस और प्रेम की विजय गाथा थी, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी।